हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे डियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिस्टेक को लेकर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए। इसीलिए तो दिखाया है कि आप जाके वहाँ पे फॉलो कीजिए मुझे, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब तो पक्का कर देना, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोज़ बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं मिस्टेक होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ मिस्टेक। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी तरह की गलती अगर हम करते हैं, अगर हम कहते हैं गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, ठीक है। अरे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, उसमें जो बावरी सी आती है वो क्या कहती है, गलती से मिस्टेक हो गई। ओके चलो, हम कहाँ टॉपिक से भटक रहे हैं। एनी हाउ, मिस्टेक होता क्या है, कोई भी गलती, ठीक है, अगर हम करते हैं तो दैट इज़ मिस्टेक। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ मिस्टेक। मिस्टेक है किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट को लेकर अगर हो जाए तो उसे हम कहेंगे मिस्टेक। और फ्री कंसेंट जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो हमारा जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और फ्री कंसेंट कैसे हो सकता है, जब उसमें मिस्टेक ना करी गई हो, जब उसमें फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन वगैरह ना हो, ठीक है। और इन सब के लेक्चर्स के लिंक आपको यहाँ प्लेलिस्ट में आई बटन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाकर ज़रूर देखिएगा अपने पिछले लेक्चर्स को, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में और भी अच्छे से डिटेल में समझ आ जाए, ठीक है। और अगर हमारे एग्रीमेंट में मिस्टेक वगैरह नहीं हुई है और कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं हुआ है, तभी हमारे कॉन्सेंट को फ्री माना जाएगा और तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक जी। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, जो मिस्टेक है ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो तब हो सकती है जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना है, ठीक है। और एक तब हो सकती है जहाँ पर एग्रीमेंट तो बना है लेकिन मिस्टेक हुई है किसी भी फैक्ट को लेकर या फिर किसी भी लॉ को लेकर, ठीक है। तो इस तरह दो तरीक़ों से मिस्टेक हो सकती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम बारी बारी से बात करेंगे। जहाँ पर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है वहाँ पर कैसे मिस्टेक हो सकती है, तो चलिए देखते हैं। अब जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हुआ है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कंसेंसस एड आइटम नहीं है। कंसेंसस एड आइटम का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपनी रेड कार बेचना चाहती हूँ तो आप भी उसी रेड कार को बाय करने की इंटेंशन रख रहे हो जब हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी रेड कार बेचना चाहती हूँ और आपको लग रहा है कि मैं आपसे वाइट कार के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर तो हम दोनों की माइंड्स में क्लैरिटी ही नहीं है कि हम किस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कंसेंसस एड आइटम नहीं है, जहाँ पर हम दोनों के माइंड्स में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और इसी सिचुएशन को हम नो एग्रीमेंट की सिचुएशन बोलते हैं, जहाँ पर एग्रीमेंट बना ही नहीं है ये माना जाता है। क्योंकि एग्रीमेंट बनने के लिए कंसेंसस एड आइटम का होना बहुत ज़रूरी है। ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगेन बोल रही हूँ, पिछले लेक्चर ज़रूर देखिएगा, वरना मत कहिएगा कुछ बातें समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर कंसेंसस एड आइटम नहीं है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे रेड कार बेचने की बात कर रही हूँ, आप मेरी वाइट कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं, एग्रीमेंट करते भी हैं, और हमें बाद में पता लगता है कि मैं कुछ और सोच रही हूँ, आप कुछ और सोच रहे हो, तो वहाँ पर आप और मैं दोनों ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है। बिकॉज कभी भी कंसेंसस एड आइटम हुआ ही नहीं, और अगर कंसेंसस एड आइटम ही नहीं हुआ तो वहाँ पर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, और अगर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। याद कीजिए, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुकी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एक वैलिड एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के लिए कंसेंसस एड आइटम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आई होप क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक केस है, तरसीम सिंह वर्सेस सुखमिंदर सिंह। अब इस केस में क्या था, इस केस में सेल ऑफ लैंड को लेकर कोई भी एग्रीमेंट चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सेलर है वो लैंड को इन टर्म्स ऑफ कनाल्स के में बेचने की बात कर रहा था, लेकिन जो बायर है वो बीगास की टर्म्स में बाय करना चाहता था। दोनों के माइंड्स में क्लैरिटी नहीं थी। वो बीगास के बारे में बात कर रहा है। बीगास और कनाल्स दोनों यूनिट्स होते हैं लैंड को मेजर करने के, और बीगास जो है वो कनाल से एक बिगर यूनिट है, ठीक है। तो बायर बीगास में बाय करना चाहता है और सेलर कनाल्स में बेचना चाहता है, तो दोनों में कंसेंसस एड आइटम नहीं है, तो इसलिए इस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, ठीक है जी। इसी के अंडर दोस्तों हमारे पास एक चीज़ आती है। मान लीजिए कि
मैं साइन कर रही हूँ किन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और वो डॉक्यूमेंट्स मैं ये मानकर साइन कर रही हूँ कि ये सिर्फ मेरे कार की सेल के पेपर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ कार की नहीं बल्कि मेरी प्रॉपर्टी के सेल के पेपर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मेरा माइंड जो है मेरे सिग्नेचर्स को अकम्पनी नहीं कर रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि कार के पेपर्स को मैं साइन कर रही हूँ, बट एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं बीच में। ठीक है, तो वहाँ पर माइंड, अगर जहाँ पर माइंड हमारे सिग्नेचर्स को अकम्पनी नहीं करता है, वहाँ पर ऐसी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो सच अ ट्रांजैक्शन इज़ टोटली वॉइड, उसे वॉइड माना जाता है। तो यही बात हम यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर भी एग्रीमेंट अच्छे से वो हुआ ही नहीं है, बिकॉज मैं कुछ और सोच रही हूँ और साइन मैं किसी और चीज़ पे कर रही हूँ, तो वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। और एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सो दिस इज अगेन वॉइड ट्रांजेक्शन। ओके, सो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं जहाँ पर एग्रीमेंट तो हुआ है लेकिन वहाँ पर मिस्टेक हुई है किसी फैक्ट को लेकर या फिर किसी लॉ रिलेटेड मिस्टेक को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एग्रीमेंट तो हुआ है लेकिन दो तरह की मिस्टेक्स हमारे पास आगे आती हैं। या तो होती है मिस्टेक ऑफ लॉ या फिर हो सकती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, अगर हम पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारे पास दो तरीके की हो सकती है, बायलेटरल मिस्टेक या फिर यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक मतलब दोनों ही पार्टीज कुछ ही फैक्ट को लेकर अलग अलग अंडरस्टैंड कर रही हैं। ठीक है, दोनों ही पार्टीज के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी फैक्ट को लेकर। ओके, और यूनिलेटरल मतलब सिर्फ एक पार्टी के माइंड में ही कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे अभी। और मिस्टेक ऑफ लॉ में हम बात करेंगे इंडियन लॉ के अंडर और फॉरेन लॉ के अंडर। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इन टॉपिक्स के अंडर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखिए, सेक्शन 20 जो है वो क्या कह रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसे रीड कर लीजिए। ये कहता है कि अगर दोनों पार्टीज की तरफ से कोई भी फैक्ट को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। मतलब अगर दोनों ही पार्टीज के माइंड में किसी एग्रीमेंट को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जब दोनों ही कुछ और सोच रही हैं। ठीक है, साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन में ये भी बात की गई है कि अगर हम किसी भी जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट में, सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिस भी चीज़ के बारे में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू को लेकर अगर हम कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो उसे हम मिस्टेक रिलेटेड टू मैटर ऑफ फैक्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेक्शन 20 है ये एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज इग्नोरेंशिया फैक्ट एक्सक्यूजेड। मतलब है कि अगर फैक्ट से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक हो रही है या फैक्ट को इग्नोर किया जा रहा है तो उसे हम एक्सक्यूज बनाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करवाने के लिए हमें कुछ इसेंशियल्स प्रूफ करने पड़ेंगे। क्या इसेंशियल्स? अगर हम चाहते हैं कि हमने जो एग्रीमेंट किया है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाए मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, तो ये 3 इसेंशियल्स हमें प्रूफ करने पड़ेंगे जो मैंने आपको अभी बॉक्स में दिए हैं। पहला तो ये इसेंशियल कि दोनों ही पार्टीज ने मिस्टेक करी हो, दोनों ही पार्टीज किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। ओके, दूसरा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई हो, मिस्टेक ऑफ लॉ ना हुई हो। ठीक है, फैक्ट होना चाहिए। तीसरा है कि जो फैक्ट जिसकी मिस्टेक हुई है वो एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी ही नहीं है फिर उसकी मिस्टेक हो रही है तो मतलब फिर तो कोई ऐसा हम वॉइड डिक्लेयर करवा ही नहीं सकते हैं ना, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अब हम इन्हीं इसेंशियल्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट 2 को डिटेल में पढ़ते हैं, थर्ड तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है बोथ पार्टीज अंडर मिस्टेक। इसका मतलब ये कि दोनों ही पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हुई है तभी हम उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर रख के उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसके बारे में जो हमारा सेक्शन 22 है वो क्या कहता है, इसे एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिए। और इसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायलेटरल मिस्टेक हो रही है, बायलेटरल मिस्टेक मतलब दोनों ही पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हो रही है, तब तो हम एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक हो रही है तब हम उस एग्रीमेंट को वॉइड या वॉइडेबल नहीं कर सकते हैं। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड भी नहीं होता है ना ही वॉइडेबल होता है, क्योंकि एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक हुई है, दूसरी पार्टी की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है जी, तो ये कहता है हमारा सेक्शन 22। अच्छा, यहाँ पर ना सेक्शन 22 में ध्यान दीजिएगा, ये ना एक लाइन को 2 बार लिख दिया गया है। तो ये यहाँ तक कि आपका सेक्शन 22 ये यहाँ से लाइन रिपीट हो रही है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा इसेंशियल है हमारे पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मिस्टेक हुई है कॉन्ट्रैक्ट में वो फैक्ट को लेकर हुई है, वो लॉ के रिलेटेड नहीं हुई है, फैक्ट को लेकर ही हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती हैं बहुत सारी फैक्ट को लेकर कैसे मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको लेकर। जैसे कि मान लीजिए आपके और मेरे में किसी डॉग को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरा एक डॉग है, दिल्ली में है, मैंने अपने किसी फ्रेंड को दिया हुआ है, तो आप लेना चाहेंगे। आप कहते हैं हाँ जी ठीक है लेंगे हम। तो हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम उसे बेचने के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपसे, हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो जो डॉग दिल्ली में बैठा है वो इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उसे बेच सकूँ। या मान लीजिए कि वो ऑलरेडी डेड हो चुका है और मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो वहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? दिस इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हम दोनों में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसे परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फर्स्ट केस में हमने अभी बात करी कि डॉग जो हमारा सब्जेक्ट मैटर था वो ही डेड है, तो वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड डिक्लेयर हो सकता है जिसे परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो। टाइटल को लेकर भी कोई मिस्टेक हो तो उसे भी हम वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो तो ऑफ कोर्स वॉइड ही होता है। मान लीजिए कि मैं किसी से किसी लैंड को ख़रीदने के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, और हम दोनों में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बाद में मुझे पता लगता है कि ये लैंड तो ऑलरेडी ही मेरे नाम थी। तो ऑलरेडी अगर मेरे नाम थी तो दैट मीन्स कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो गया ना, बिकॉज मैं अपने आप से कैसे खरीदूंगी यार। ठीक है, मिस्टेक एज टू प्रॉमिस। मिस्टेक एज टू प्रॉमिस का मतलब कि आपको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉमिस के ऊपर बेस्ड है, और इस दौरान प्रॉमिस बनाते टाइम जब कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसे भी हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट कह सकते हैं, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ वॉइड अंडर सेक्शन 20। ओके, अगर आइडेंटिटी को लेकर कोई भी किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक हो जाए, मान लीजिए कि मैं ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, दिस इज शीनम। ओके, और मैं ए के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ और मैं कि थ्रू चैट मैं उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, बट एक्चुअल में जो मेरी बात हो रही है चैट में वो मेरी सी पर्सन के साथ हो रही है। तो दैट मीन्स आइडेंटिटी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। और अगर आइडेंटिटी को लेकर इस तरीके से कोई भी मिस्टेक होती है तो दैट मीन्स वो हमारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रही है, और अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रही है तो ऑफ कोर्स वो सेक्शन 20 के अंडर वॉइड होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल फैक्ट। इसमें अगर मिस्टेक किसी ऐसे फैक्ट को लेकर हो रही है जो कि हमारे एग्रीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, तो ऐसी मिस्टेक अगर हो जाती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक किस तरीके से हो सकती है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक हो रही है तो ना तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है ना ही वॉइड है। और ये ज़रूरी है, अगर हम सेक्शन 20 के अंडर अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक हो रही हो। ओके, आई होप अब आपको इसके एसेंशियल समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास जी मिस्टेक ऑफ लॉ। लॉ से रिलेटेड भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ में। ओके, तो बात करते हैं हम सबसे पहले इंडियन लॉ में। इससे रिलेटेड हमारा सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 को एक बार वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, समझ आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जी हम तो बैठे हैं समझाने के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। इस सेक्शन को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो पहला तो सेक्शन हम यहाँ तक करेंगे बट से पहले पहले, ठीक है, और दूसरा जो हम पार्ट करेंगे वो बट के बाद वाला पार्ट ये वाला हो गया। ठीक है जी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बेस्ड है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड मैक्सिम के ऊपर। तो ये मैक्सिम का मतलब है कि अगर हम लॉ को इग्नोर करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और फिर कहें कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई लॉ है इंडिया में, तो वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, तब भी हमें वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ओके, तो दैट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लॉ को इग्नोर करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, क्योंकि जनरली यही माना जाता है कि आप इंडिया के हो, आपको इंडियन लॉ तो पता ही होना चाहिए अच्छे से, ये जनरली माना जाता है। तो इसलिए कहते हैं लॉ की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब आपको पता ही है कि अगर हम किसी को भी उधार देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी को उधार देते हैं और 3 साल के अंदर अंदर ही अगर वो हमें चुका देता है तब तो ठीक है, और अगर 3 साल के बाद जो हमने उसको उधार दिया है वो हमें ना चुकाए
तो हम उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ जो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम बार्ड हो जाता है, टाइम बार्ड डेट हो जाता है, मतलब कि जो टाइम लिमिट थी उसकी 3 साल के अंदर अंदर होती है नॉर्मली। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने मेरे से 1 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है? और हम दोनों को लगता है कि अब जो कुछ टाइम बाद ही हमें लगता है कि अब जो हमारा ये डेट है वो टाइम बार्ड हो चुका है, जबकि एक्चुअल में 3 साल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि टाइम बार्ड हो चुका है हमारा डेट। तो मैं आपसे कहती हूँ यार पैसे तो दे दो, आप कहते हो नहीं मेरे पास नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप कहते हो तो ऐसा है कि मैं आपको 1 लाख की जगह सिर्फ 50,000 रुपये दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो मैं कहती हूँ चल ठीक है 50,000 तो दे, कुछ तो मेरा भरपाई हो। तो हम दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और बाद में मुझे पता लगता है कि मैं 3 साल तक आपके ऊपर केस कर सकती थी और अभी तो 3 साल हुए नहीं हैं, ठीक है? तो उस टाइम पर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कि 50,000 वाला जो हमारा बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकती हूँ। अब मुझे 50,000 में ही सारना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर हमने इंडियन लॉ को इग्नोर किया था, और अगर इंडियन लॉ को इग्नोर किया जाए तो ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा दें, ठीक है? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है अगर हम इंडियन लॉ को इग्नोर करें। तो इसीलिए कहते हैं लॉ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो वो बैंक्स वाले जो होते हैं वो बहुत तरीके से, अगर कोई भी लोन देना होता है, बहुत तरीक़ों से पहले ये पता करते हैं कि क्या ये पर्सन जिसको हम लोन देने जा रहे हैं वापस चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा, ठीक है? अभी फर्स्ट पार्ट में तो हमने बात करी कि हमारे इंडिया में जो लॉ है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं तो क्या होगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी पढ़ा कि वैलिड होगा। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में हम किसी ऐसे लॉ को मान रहे हैं जहाँ पर जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है? मान रहे हैं कि ये लॉ हमारे इंडिया में है और उसके अकॉर्डिंगली हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कोर्ट उस चीज़ को क्या राय देगी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जब वो लॉ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स वॉइड होता है। ये बात करता है हमारा सेक्शन 21। आई होप आपको इसके दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फॉरेन लॉ के अंडर कोई मिस्टेक हो जाए। फॉरेन लॉ के अंडर कहने का मतलब है ये कि मान लीजिए कोई फॉरेनर पर्सन है, यहाँ पर इंडिया में आया है और यहाँ पर आके वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है और उस टाइम पर कोई गलती हो जाए तो वो क्या करे? तो यहाँ पर ना थोड़ी सी उनको मिल जाती है छूट। जैसे अगर सिविल केसेस में अगर वो कोई भी गलती वगैरह कर लेते हैं तो वहाँ पर उन्हें थोड़ी सी छूट मिल जाती है, बिकॉज उन्हें लॉ के बारे में माना जा सकता है कि नहीं पता है, ठीक है? लेकिन अगर क्रिमिनल केसेस होते हैं और फिर वो कहे कि मिस्टेक हुई है मेरे से ऐसे वैसे, तो वहाँ पर बिल्कुल भी क्रिमिनल केसेस में उसे छूट नहीं मिलती है। सिविल केसेस में मिल सकती है, क्रिमिनल केसेस में नहीं मिल सकती है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। और लास्ट में आप सबसे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है जिसका आपको आंसर करना है। बहुत ही छोटा सा आंसर है, इजी सा आंसर है, आप सब दे सकते हैं। यार सब्सक्राइब किया, यही हमारा क्वेश्चन है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ना। हम आपको ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं बार बार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो पूछिए, कोई भी अच्छा कमेंट है तो भी कीजिए। एंड आई होप आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, और इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मुझे फॉलो भी किया होगा। और यूज़र नेम तो आपको दिखाई दे रहा है, तो देख के रहिए, जल्दी से जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।